आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो भी हमारे भाई लोग हैं बिहार बोर्ड से 12th के हैं तो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखिए भैया, मैंने अब जो भी मेरे भाई विजेता बैच में ज्वाइन है भैया, सबसे पहले जिसको बता दूं भैया, विजेता बैच की मेरी जानकारी नहीं है तो भैया पिछला साल भी मैंने 3600 स्टूडेंट प्लस हमसे ज्वाइन होकर एकदम आपको एक अलग ग्रुप बनाया जाता है, उसमें पीडीएफ दिया जाता है, आपका पूरा क्लास दिया जाता है और आपको पूरे पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको पर्सनल कॉलिंग का टाइम सारी चीज़ों का सोल्यूशन किया जाता है। तो अभी चाहे तो बेहतर ज्वाइन होकर तैयारी कर सकते हैं। हमारे भाई लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए थे 2025 में, और जितना गेस और नोट्स के थे चर्चा ही मत कीजिए, मैंने आपको प्रूफ डेट के साथ दिखा दिया है, पूरा तहलका मचाया है। साथ ही साथ भैया मैंने जितना भी एकदम 471, 72, 55, 68 इतना तक हाईएस्ट सारे भाई लोग लाए हैं मेहनत करके, और उम्मीद है कि आप लोग वैसा तरीका से मेहनत करके अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक ना। तो उसी सिलसिला में मैंने भाई अपना जो भी नोट्स मैंने समझाना शुरू किया, उसमें से मैंने फिजिक्स का 1 से लेकर 3 चैप्टर तक मैंने समझा दिया भैया। 1 से लेकर 3 चैप्टर तक कहाँ मिलेगा भैया, तो 1 से 3 सब चीज़ नोट्स मिलेगा आपको विजेता बैच में ही। आपको वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें ज्वाइन होना पड़ेगा क्योंकि भाई ग्रुप पेड है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद अभी ऑफर भी चल रहा है, ठीक ना। तो अभी 1 से 3 मैंने समझा दिया है। 1 से 3 जिसको क्लास नहीं मिला हमें मैसेज कीजिएगा, मेरा नंबर है 6201359657। अच्छा, उसके बाद 57 है लास्ट में, 5 7 है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने चौथा चैप्टर समझाना शुरू किया है, और इसी वीडियो में इंग्लिश मीडियम भी है लेकिन आधा भगा कर देखना पड़ेगा आपको। कहने का अर्थ है आधा वीडियो को आधा भगा कर देखिएगा तो उसमें इंग्लिश मीडियम मिलेगा, और अभी मैं हिंदी मीडियम को समझा रहा हूँ, और इसी वीडियो में आधा भगा कर देख लीजिएगा, उस वहाँ पर इस पार्ट में आपको इंग्लिश मीडियम को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं समझाना शुरू करता हूँ। लोरेंज बल क्या है? लोरेंज बल सबसे पहले पूछेगा, लोरेंज बल क्या है, लोरेंज फोर्स क्या है। तो जब किसी आवेश को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, जब कोई आवेश है ओकरा कहाँ गति कराते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, तब उस पर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल आरोपित होता है। उसमें क्या होता है कि जब किसी आवेश को कोई चार्ज है, मान लीजिए कोई चार्ज है, जिसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, तो उस पर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों बल आरोपित होता है, दोनों बल लगता है, और इसी दोनों बल के योग को हम लोग क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। बड़ा आसान है कि जब कोई चार्ज है ओकरा कथी कर, ऐसे समझिए ना, आप ऐसे समझिए। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं तो क्या होता है, मम्मी पापा से मार भी खाना पड़ता है। तो वही होता है कि भैया आप अपना घर में हैं, आप अपना घर में घूम रहे हैं और कोई गलती की है जिसके कारण आपके मम्मी पापा यानी कि मम्मी पापा दोनों से मार खाना पड़ा। वही बात है यहाँ पर, उसको साथ भी यही है कि जब कोई चार्ज है, जब चार्ज को किसी भी हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो वहाँ पर उस पर विद्युत क्षेत्र का भी बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र का भी बल लगता है, और दोनों को योग कहो, दोनों को आपको जैसे आपके मम्मी पापा जितना मारे दोनों को जोड़ लीजिए तो वही आपका लोरेंज बल है। वही बात देख लीजिए, इस समझ में आ गया कि उस पर क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र वाला भी बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र वाला भी बल लगता है, दोनों बल लगेगा। इसे हम लोग एफएल द्वारा डिनोट करते हैं, इसकी एफएल द्वारा। और देखिए एफ ही कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र वाला बल लगा, और एफ बी कहने का अर्थ है जो चुंबकीय फोर्स वाला बल लगा, दोनों को जोड़ दिए। और चूंकि हम लोग पीछे पढ़ के आए, अगर मेरा शॉर्ट नोट्स पढ़े होंगे तो उस पर मैंने बताया होगा एक चैप्टर का, हाँ शॉर्ट नोट्स का जहाँ बात रहा, तो मैंने आज 2 मई है, मैंने क्लास 16 मई तक कैसे क्लास चलेगा पूरा कंप्लीट मैंने आपको शेड्यूल भेज दिया, उसी प्रकार से क्लास चलेगा, ठीक ना भैया। अच्छा, उसके बाद अच्छा भैया एक और बात, आपको डाउट कॉलिंग का टाइम है, तो जहाँ तक डाउट कॉलिंग का टाइम रहा भैया, तो आपको कॉलिंग करना है भैया 11 से 12 दिन में, और रात में 8 से 9 के बीच, क्योंकि भैया मेरा टाइम यही रहता है, मैं इसी समय फ्री रहता हूँ, मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी रहता है। तो भाई इसके अलावा अगर आप बीच में अगर आपका मैसेज या कॉल आता है, तो मैसेज शायद आए तो हम हो सके देख लेते, रिप्लाई कर दे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जो भी विजेता बैच में ज्वाइन है भैया, कॉलिंग का टाइम दिया गया है, यही 2 कॉलिंग है, आप कर सकते हैं 11 से 12 दिन और 8 से 9 रात में, ठीक ना। आप यहाँ इस समय पूछिए, आपका भर दिन में जो भी स्टडी में डाउट आया है मैंने जो आज पढ़ाया है। चलिए, तो इसे लोरेंज बल को एफ एल द्वारा डिनोट करते हैं। एफ ई कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र वाला बल। एफ बी कहने का अर्थ है मैग्नेटिक फोर्स वाला, यानी चुंबकीय क्षेत्र वाला बल, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, हम लोग पीछे पढ़ के आते हैं कि एफ ई का एक फार्मूला होता है क्यू, कैसे भैया, वहाँ पर पढ़े हैं ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला ई बराबर एफ बटा क्यू पढ़े हैं। तो जब एफ का वैल्यू निकालना है तो ई क्यू गुना ना हो जाएगा, तो वही ना ई क्यू गुना हो गया एफ का वैल्यू। अच्छा, एफ बी का एक वैल्यू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक ना, क्या होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अच्छा, उसको याद रखिएगा। अच्छा, आप दोनों को चलिए जोड़ लीजिए, दोनों को यानी दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो क्यू को कॉमन ले लेंगे, क्यू को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई बचेगा, बीच में प्लस चिन्ह तो प्लस लिख दिए, और यहाँ पर ई बचेगा तो यहाँ पर ई लिख दिए। समझ में आ गया कि ना। तो लास्ट में लोरेंज बल्स का सूत्र फोर्स कितना लगता है, तो याद रखिएगा क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, याद रखिएगा कोष्ट के अंदर वी क्रॉस बी, इसको याद रखना आपको पड़ेगा मेरे भाई। समझ गए क्या कहे लोरेंज बल? एक बात हमें देहाती भाषा में समझिए, अगर कोई चार्ज
चार्ज है, अगर वो विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो इस पर विद्युत क्षेत्र का भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इस पर विद्युत क्षेत्र भी बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र का बल लगेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो वही लॉरेंज बल्स कहलाएगा। चलिए अगला अगला नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, समझ में आ गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, शंट क्या है? शंट क्या है, इसके दो प्रयोग बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन बन जाता है। शंट क्या है तो भाई समझ लीजिए कुछ नहीं, शंट एक प्रकार का प्रतिरोध का तार होता है, यह गैल्वेनोमीटर में समांतर में जुड़ा रहता है, जो उच्च धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे समझे, देखते हैं कभी आप लाइन उन जोड़े कि ना, नहीं तो जोड़े होंगे, अगर आप सिस्टर्स लोग होंगे, गर्ल्स लोग होंगे तो लाइन नहीं शायद जोड़े होंगे, लेकिन जो हमारे ब्रदर लोग होंगे, भाई लोग होंगे, वो तो जरूर जोड़े हुए होंगे। फ्यूज यूज का देखते हैं, फ्यूज का मतलब क्या होता है, वहाँ से करेंट को एक जगह से दूसरा जगह आदान प्रदान करता है। और कभी कहता है फ्यूज एकदम पतला लगाओ, फ्यूज पतला काहे लगाए, क्योंकि जब ज़्यादा करंट जाएगा ना तो फ्यूज वो अपने गल जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण हमारा जो उपकरण रहेगा, मोबाइल चार्ज लगा रहेगा, टीवी लगा रहेगा, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ज़्यादा लोड का। क्यों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फ्यूज कभी लगाते हैं ना स्विच में, स्विच जब देखते हैं ना यहाँ पर रहता है ना, तो यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर एक खूटा टाइप का रहता है, एक यहाँ भी खूटा टाइप का रहता है, और दोनों में तार बांध देते हैं, कहते हैं तार को पतला बांधो। क्यों कब पतला बांधो भाई, इसलिए पतला बांधो कि कभी भाई तब एकदम करंट बहुत ज़्यादा गया ना तो ये तार गल जाएगा, टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो आगे करंट ना जाएगा, आगे करंट ना जाएगा तो हमारा जो आगे डिवाइस मोबाइल सब चार्ज, बैटरी और जो भी अन्य उपकरण लगा है तो वो सुरक्षित रहेगा। तो वो नहीं थे। यह भी शंट एक प्रकार का प्रतिरोध है। प्रतिरोध करने का और मतलब ये होता है, प्रतिरोध का मतलब है समझ लीजिए कि मेरे भाई जब विद्युत का क्या करेगा, विरोध करने वाला, विद्युत धारा का विरोध करने वाला, उतना भी विरोध नहीं करता है, विद्युत धारा इसमें प्रवेश कर जाता है लेकिन उसका विरोध जरूर करता है, वही बात है। तो शंट प्रतिरोध का एक तार होता है, यह गैल्वेनोमीटर में समांतर में जुड़ा रहता है। ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई याद रखिएगा, यह गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक उपकरण होता है, वो आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन याद रखिएगा यह गैल्वेनोमीटर में समांतर में जुड़ा रहता है, जो उच्च धारा से अत्यधिक करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। जो क्या करता है, उच्च धारा से करंट सुरक्षा प्रदान करता है, अत्यधिक, समझ गए। यह गैल्वेनोमीटर और आमीटर को उच्च धारा से बचाता है। आपका जो उपकरण है गैल्वेनोमीटर और आमीटर वहाँ आपको बताएंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, आमीटर क्या होता है, इसे मापने का, यानी कि विभिन्न प्रकार के, जैसे कि ना आप मापते हैं कि भैया चार्ज को कूलम, आप कूलम में मापते हैं, उसी प्रकार बल को न्यूटन मापते हैं, उसी प्रकार है। ये तो मात्रक हो गया, ये उपकरण है आमीटर गैल्वेनोमीटर, हम आपको बताएंगे आगे। तो याद रखिएगा यह गैल्वेनोमीटर और आमीटर को उच्च धारा से बचाता है। अगला यहाँ पर अगला याद रखिएगा, यह आमीटर के क्षेत्र को बढ़ा देता है। आमीटर के क्षेत्र को करता है आपको, जैसे है ना, जैसे मान लीजिए किसी का क्षमता है बहुत कम, अगर उसमें ये चीज़ लगा देते हैं तो उसका क्षमता बढ़ जाता है ना। अच्छा वही बात है, जैसे मान लीजिए बैटरी से डायरेक्ट आप बॉल मारिएगा, बैटरी सोलर लगाकर उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन वही में इन्वर्टर का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा कम करते हैं। कभी कभी देखते हैं स्विच में अब ऐसा आ गया कि पंखा में एक लगा रहता है गोला, पंखा में नहीं बल्कि बोर्ड में एक गोला टाइप का रहता है पंखा वाला, पंखा का आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये क्या होता है, अलग से कुछ ऐड, अगर अलग से उसमें लग जाएगा तो उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा, उसका ताकत बढ़ जाएगा। तो यह आमीटर के क्षेत्र को बढ़ा देता है। यह गैल्वेनोमीटर को आमीटर या वोल्टमीटर में बदलता है, याद रखिएगा। यह गैल्वेनोमीटर का आमीटर या वोल्टमीटर में बदलता है, याद रखिएगा। ये गैल्वेनोमीटर किससे बदलता है, आमीटर वोल्टमीटर में। तो भैया ओवरऑल बात करें शंट क्या है, तो शंट एक प्रकार का प्रतिरोध का तार है, यह गैल्वेनोमीटर में समांतर में जुड़ा रहता है और ये उच्च धारा से उसको बचाता है। इसका क्लियर है। चलिए अब अगला नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं, अब आ गया नेक्स्ट में, अब आगे समझते हैं। अब आ जाते मेरे भाई साइक्लोट्रॉन क्या है। हो सके भाई तो इस बार 5 नंबरी में ये आ जाएगा, हो सके है तो ज़्यादा चांसेस दे रहा है कि भैया 5 नंबरी में आ जाए, फिर भी कोई बात नहीं, आपको चले हम समझा देते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है मेरे भाई, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, समझ लीजिए। साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है, यानी कि अंग्रेजी में डिवाइस है, एक उपकरण है जो धनात्मक कणों या आयन को उच्च गति ऊर्जा में त्वरित करता है। समझ लीजिए, ऐसे समझिए आप। साइक्लोट्रॉन जैसे मान लीजिए आप है कहने का अर्थ पॉजिटिव होता है, जो ब्रदर लोग मान लीजिए पॉजिटिव और सिस्टर लोग होता है तो निगेटिव मान के चलते बात करते हैं। अच्छा क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन वह उपकरण है जो धनात्मक कणों को, आयन को उच्च गतिज ऊर्जा में त्वरित करता है। मान लीजिए आपका कोई काम करने का मन न कर रहा है, आपका मानते यहाँ पर काम करने का मन न कर रहा है, तो यहाँ पर गर्ल्स लोग का बात नहीं हो रहा है, यानी कि लड़की लोगों का बात नहीं हो रहा है, लड़का लोग का बात हो रहा है, बॉयज लोग का, ब्रदर लोग का बात हो रहा है। जो पॉजिटिव होता है, आप जो पॉजिटिव हैं, आपको कभी कभी कोई काम करने का मन नहीं करता है तो आपको एक मोटिवेटर, आप जाते हैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, देख दिन में टॉपर कैसे बने हैं, यानी कि मोटिवेशनल वाले चीज़ों को आप ज़्यादा देखते हैं, वही है। और आपको जो मोटिवेट किया, आपको जिसको वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट किया, वही तो भैया साइक्लोट्रॉन है, वही तो आपके लिए एक तरह साइक्लोट्रॉन का काम कर गया। अर्थात जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका थोड़ा काम न करता है, इसका चलने का मन न करता है, एकदम थक के बैठा है, एक एकदम
उच्च गति में ला देना, एकदम इसको ऊर्जा, इसमें अचानक ऊर्जा प्रदान कर देना, एकदम फुरफुरा के उठ जाएगा, काम करने लगेगा। ऐसा कभी कभी होते हैं, कभी कभी एकदम डिमोटिवेट रहते हैं, ऐसा मोटिवेशनल बात सुन लेते हैं कि एक बारी में लग जाते हैं पढ़ाई में, ना पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ हाँ, अब उस अचानक मोटिवेट हो जाते हैं। तो वही है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो इसी प्रकार के बेमरिया आदमियों सबको क्या करता है, उसे क्या करता है, मोटिवेट करता है। वही है कि साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है जो धनात्मक कण या आयन को उच्च गतिज ऊर्जा में त्वरित करता है, यानी कि उसे मोटिवेट करके यानी कि अत्यधिक ऊर्जा ला देता है, उसको एकदम अत्यधिक काम करने के लिए मोटिवेट करता है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कि भाई पूछे साइक्लोट्रॉन क्या है, तो सीधा सीधी भाषा में, सीधे भाषा में कहेंगे जो धनात्मक चार्ज होगा ना, उसका काम करने का मन न रहता है, तो ओकरा उच्च गतिज ऊर्जा में जो डिवाइस उसको उच्च गतिज ऊर्जा में जो डिवाइस उसको त्वरित कर देगा, उसे हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो वही है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जो धनात्मक कण या आयन को उच्च गतिज ऊर्जा में यानी कि अधिक काम करने के लिए उसे मोटिवेट कर देता है, त्वरित कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, इसके परिसीमाएँ, इसका क्या क्या परिसीमाएँ हैं, क्या क्या इसका लिमिटेशन क्या क्या है। तो यह केवल भारी धनात्मक आवेश को कण को त्वरित करता है, ना कहे लड़की लोग को ना, यानी कि बॉयज लोग को, लड़की लोग को मोटिवेशन का आवश्यकता ना होता है, लड़का लोग को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसलिए लड़की लोग को उतना ज़्यादा सबके टेंशन रहता ना, इसलिए ठीक ना। वही है, तो वही बात हम बताए यहाँ पर, देख लीजिए वही बात बोला भी है कि भैया धनात्मक चार्ज को या केवल किसको सिलेक्ट करता है, तो केवल धनात्मक चार्ज को सिलेक्ट करता है। कि समझ में आ गया? अच्छा, जैसे कि देख लीजिए प्रोटॉन, हीलियम, ड्यूटेरियम, ये सब पॉजिटिव है, तो यह केवल धनात्मक आवेश कण को त्वरित करता है। यह अनावेशित आवेश को त्वरित नहीं करेगा। अनावेशित करने करता जो बॉडी पर आवेश न है, समझ गए ना, यानी कि जो डिस्चार्ज है ओकरा पर ये जे उसको यह क्या करेगा, उसको त्वरित नहीं करेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित नहीं करता है क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। और एक बात यह भी समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए भी इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा क्योंकि यह केवल तो पॉजिटिव को करता है ना, इलेक्ट्रॉन सोच रहा तो निगेटिव होता है तो क्या ना करेगा। समझ में आ गया? साइक्लोट्रॉन, मैं एक बार बात करवा दें कि साइक्लोट्रॉन वह उपकरण है जो धनात्मक कण या आयन को क्या करता है, उच्च गतिज ऊर्जा में त्वरित करता है। और इसका सबसे बड़ी परिसीमा क्या है, इसका यानी बाउंडेशन क्या है, तो यह केवल धनात्मक कणों का आवेशित करता है। यह अनचार्ज यानी कि जो डिस्चार्ज है यानी कि अनावेशित आवेश है उसको त्वरित नहीं करेगा। यह इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह भी है कि यह इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसलिए इसको नहीं करता क्योंकि यह तो केवल पॉजिटिव को करता है। अगला, एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है? बड़ा आसान है। एम्पियर का परिपथ नियम कुछ नहीं, आप सीधे समझ लीजिए। एम्पियर का परिपथ नियम कहता है कि एक बंद आकृति के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लूप से गुजरने वाले कुल विद्युत धारा के बराबर होगा। एक बंद लूप में जैसे कोई बंद आकृति है, उसके चारों तरफ का जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका समाकलन जो होगा ना, उसका इंटीग्रेशन होगा वह उसमें गुजरने वाले विद्युत धारा के बराबर होगा। अच्छा, देख लीजिए वही फार्मूला है, dB इंटू DL लेंथ होता है और उसके बाद म्यू नॉट इंटू आई मीन्स करंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब एम्पियर सर्किट, इसे कहते हैं भाई। इनकी बार के VVI बन रहा है 2026 एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इसको। बायोट सेवर्ट क्या? बायोट सेवर्ट लैप्लास के सदिश रूप लिखे। बायोट सेवर्ट का नियम क्या कहता है पहले, तो बायोट सेवर्ट का नियम हम आपको बताएंगे पहले अब आगे, लेकिन पहले समझ लीजिए बायोट सेवर्ट का नियम कहता क्या है। तो शायद बायोट सेवर्ट का नियम इसमें नहीं बताया क्या, इसमें लोरेंज बल्स वाला बताएं। बायोट सेवर्ट का नियम आपको, बायोट सेवर्ट का नियम शायद हम बायोट सेवर्ट का नियम भी बता देंगे। चलिए, बायोट सेवर्ट का नियम का सदिश रूप पूछेगा भैया, तो म्यू नॉट आई लिखिएगा, म्यू नॉट आई। अच्छा, उसके बाद DL क्रॉस R और उसके बाद DL क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर देख लीजिए DL क्रॉस प्रोडक्ट R अब बटा में 4IU। कैसे कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म पढ़े होंगे यानी कि सदिश रूप पढ़े होंगे, उसी प्रकार ये होता है बायोट सेवर्ट नियम का जो भी फॉर्मूला आता है उसका क्या है, सदिश रूप है। क्लियर है? उसी को बोलते भैया बायोट सेवर्ट लाप्लास बोलिए या सीधे बायोट सेवर्ट बोलिए, बात बराबर है। चलिए 36 क्वेश्चन यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले, 36 क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब आते भैया, अब आगे आते हैं बायोट सेवर्ट। अच्छा, ये हम गाड़ी भी समझा दिए, 36 वाला गाड़ी भी समझा दिए, 32 वाला यहाँ सब ना है, कहे पहले कैसे समझा दिए उसको, कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए एक मिनट 36 तक तो समझ में आ गया भैया। चलिए आते हैं 32 में। फ्लेमिंग, यहाँ एक मिनट देखो, फ्लेमिंग चाचा देखो, हमने के हाथ पैर भी हमने कुछ न कर पाया। देखिए फ्लेमिंग अपना हाथ का नियम दे दिया है, अपना हाथ से वो नियम बना दिया है। बताइए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ के नियम और अपना बायां हाथ से नियम बना दिया है। सबसे बढ़िया नहीं का बायां हाथ रहता ना नियम बनता। हाँ, चलिए देखिए, अब एक मिनट आगे देखिए, इसको हम आगे समझाते हैं। वैसे आगे एक मिनट, चलिए आइए क्या कहता है सुनिए। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम कहता है, सबसे पहले याद रखिए
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से क्या निकालते भैया, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करते कि केने का चुंबकीय क्षेत्र का बल लगता है, ये दिशा निकालेंगे हम, आगे बताते हैं, आगे बताएंगे अभी। अगला, इस नियम में बाएं हाथ के 3 उंगली कौन कौन, तो तर्जनी मध्यमा। तर्जनी करने का अर्थ कौन उंगली, तर्जनी करने का अर्थ है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तर्जनी करने का अर्थ है अंगूठा और मध्यमा, बिचला उंगली के जो बीच में है ना, बिचला उंगली के बीच में उसे तर्जनी बोलते हैं। तर्जनी और मध्यमा करने का अर्थ जो बीच वाला है, और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे यहाँ पर परस्पर छूट गया है, यहाँ पर परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है, ठीक ना। यानी कि कौन कौन उंगली को, तर्जनी को, मध्यमा को, अंगूठा को। तर्जनी बोलने का अर्थ है बिचला उंगली, अंगूठा के बीच में जिसको है उसको आप तीनों को तान लीजिए और उसको 90 डिग्री पर सबको रखेंगे, परस्पर लंबवत रखा जाता है, 90 डिग्री पर रखते हैं। जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, किसका दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो तर्जनी है, तर्जनी करने का अर्थ अंगूठा का जस्ट बगल वाला, वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है। मध्यमा विद्युत आवेश की गति को बताता है, मध्यमा जो बीच वाला मिडिल वाला है वो क्या बताएगा, विद्युत आवेश की गति को, चार्ज के वेलोसिटी को बताएगा, चार्ज के दिशा को बताता है। तब अंगूठा का जो दिशा होता है ना, वही चुंबकीय बल का दिशा होता है, तब अंगूठा का जो दिशा होता है वही चुंबकीय बल का दिशा होता है। ये कौन कहा, तो ये बात सब कहा भैया फ्लेमिंग साहब ने कहा। फ्लेमिंग कहा कि भैया आप अपना बायां हाथ ले लीजिए और बायां हाथ में आप अपना 3 उंगली को निकाल लीजिए, एक अंगूठा, तर्जनी, अंगूठा का बगल वाला तर्जनी, उसके बगल वाला जस्ट मध्यमा, बिचला वाला मध्यमा कहलाता है। तीनों को निकाल लीजिए। इसमें क्या हो, तर्जनी जो होगा ना आपको क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा, और मध्यमा जो होगा आवेश की गति को बताएगा। तो जो अंगूठा का जो दिशा होगा ना वो आपको बताएगा भैया कि बल किधर लग रहा है, चुंबकीय बल लग किधर रहा है, ये आपको बताएगा, ठीक ना। याद रखिएगा। वैसे तो आया है 2025 में, हम दिए थे, गेस में आया था, टकरा गया था, ये इस बार नहीं आ सकता है, फिर भी आप याद रखिएगा, कोई पूछे तो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो वही देखिए, जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत आवेश की गति की दिशा, तब अंगूठा की दिशा में चुंबकीय बल का दिशा होता है, अंगूठा की दिशा में चुंबकीय बल का दिशा होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला वही सब यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि देख लीजिए, अंगूठा ऐसे टान लीजिए, सब 90 डिग्री पर, सब 90 डिग्री पर है। उसके बाद हाँ, ये अगर कहीं भी ना देकर डॉट दिया है ना, इसका मतलब कहने का अर्थ है कि अंदर की ओर। अगर ऐसे डॉट दे दिया, आपको नहीं पहचान में आएगा कि अब यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा कि बॉल अंदर की तरफ लग रहा है कि बाहर की तरफ। यहाँ पर डॉट दिया रहेगा तो अंदर की तरफ, वृत्त देकर, सॉरी गोला देकर कटी दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि बाहर की तरफ काम हो रहा है, बाहर की तरफ बॉल लग रहा है, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, वही सब यहाँ पर लिखा गया, आप केवल याद रखिएगा फोर। अगला देखिए, यहाँ पर बाइवोट सेवर्ट नियम, यहाँ पर है बाइवोट सेवर्ट नियम, जिसके बारे में हम पीछे चर्चा कर रहे थे, हम कह रहे थे कहाँ चला गया। बाइवोट सेवर्ट नियम, बाइवोट सेवर्ट के नियम कहता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है जिसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भाई इसका बड़ा आसान है, कोई वो तार है और तार में से अगर करंट को गुजारेंगे तो इसके कुछ दूरी पर यहाँ जो बिंदु है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का कितना वैल्यू होगा उसी का निकालने के लिए जो फार्मूला का प्रयोग करता है वही तो बाइवोट सेवर्ट का नियम का फार्मूला है, दिया गया फार्मूला से प्रयोग करते हैं। कोई तार है, तार में से अगर करंट गुजर रहा है तो तार के कुछ डिस्टेंस पर हम चाह रहे हैं निकालना कि कितना वैल्यू होगा चुंबकीय क्षेत्र का वहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कितना वैल्यू होगा, तो इसके लिए जिस फार्मूला का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बाइवोट सेवर्ट का नियम। वही बात है, देख लिए ना, देख लीजिए यहाँ पर तार है, तार में से करंट गुजार दिए, यहाँ पर हमको पी बिंदु पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, यहाँ से लेकर इसके बीच की दूरी आर है, थीटा कोण बन रहा है, आई यहाँ से गुजर रहा है, डीएल कहने करते तार का लंबाई है। तो इस केस में इसका फार्मूला क्या आता है याद रखिएगा, तो फार्मूला बाइवोट सेवर्ट का फार्मूला है म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। और जब इसी का वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो अभी तुरंत उन्हें पढ़े हैं, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, उसके बाद 4 पाई आर क्यू, अभी जस्ट पीछे पढ़े वहाँ पर वेक्टर फॉर्म बताए हैं, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा, सीधे याद रखिए। बाइवोट सेवर्ट का नियम क्या कहता है, तो भैया किसी तार से करंट गुजरेगा ना तो उसके कुछ दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू होगा, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितना वैल्यू होगा, उसको निकालने के लिए जिस फार्मूला का प्रयोग करते हैं वो बाइवोट सेवर्ट का नियम का फार्मूला है। क्लियर है। अगला भाई 33 तक ले तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, 33 क्या 36 तक ले समझा दिए, इससे एक पीडीएफ को पहले मैंने समझाया है। अब देखिए भैया, अब आगे जो आपको नहीं समझा, अब जो समझाते हैं भैया, वीडियो भले लंबा है लेकिन इसी वीडियो में रहेगा, इंग्लिश मीडियम का इसी वीडियो में मेरे भाई। अच्छा चलिए आते हैं यहाँ पर, इसको समझाते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा, अभी आपको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट मेरे भाई। चलिए आ गया, चलिए 2 गो और है, 2 गो, उसके बाद मेरा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरा भाई। पहला क्या था सुनिए, कहता है चल कुंडली, 1 मिनट लिखते हैं,
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में त्रिज्या चुंबक क्षेत्र का महत्व बताएं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन भाई हम आपको रियल बात बताते हैं, जो बोलना है हम रियल बताते हैं। आपके टीचर का कॉपी में नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन है जो पूछा गया है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिया गया है। आपके टीचर भी ये लोग नहीं पढ़ाए होंगे ना, हमारे हम खुद पढ़े तो हमारे टीचर भी नहीं पढ़ाए, तो हम बता रहे हैं आपको, रियल बता रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन को हम भी देखें कि भैया पूछा गया है तो हम भी याद रखे हुए हैं, इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं बनता, समझ गए ना। जो भी रियल बता देते हैं आपको भी उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन याद ही रखना पड़ेगा, जैसे ही ये सब क्वेश्चन है। इसीलिए तो हम लास्ट में इसको लिखे हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में त्रिज्या चुंबक क्षेत्र का महत्व बताए। अब क्या कहता है सुनिए, त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के सतह के समांतर होती है, अतः विक्षेपण धारा के समानुपाती होती है। इसके सहायता से हम विक्षेपण के धारा के समानुपाती करते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा। आप जिस प्रकार भी रहे, आप अब हमको नहीं पता भी है, लेकिन जिस प्रकार लिखा गया आपको भी याद रखिएगा। उदग्र, देखिए अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन, और क्या कहता है, उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बी कहने का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर क्षेत्र में भी एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूर्व की ओर, पूर्व इधर होता है क्योंकि भैया इधर अगर डिस्टेंस देखिए तो उधर ऊपर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पश्चिम होता है, पूरब होता है ना नक्शा में, तो उसी प्रकार बोला है। तो पूरब की ओर क्षैतिज ओर फेंकने पर आवेश को, एक धनावेशित कण को यानी कि आवेश इधर गाड़ी फेंक रहे हैं पूरब की ओर फेंकने पर बल की दिशा क्या होगी। तो जब ऊपर बी लग रहा है, बल अति आवेश इधर लग रहा है, तब भैया अगर आप दाएं हाथ के अंगूठा के नियम के अनुसार इसको दिखेगा ना, दाएं हाथ के अंगूठा के नियम के अनुसार V क्रॉस B का जो V क्रॉस B का दिशा होगा, यानी कि जो भी बताया गया है, यानी V मिस करने करते आवेश का जो वेलोसिटी है, चार्ज का जो आवेश का गति है, वेलोसिटी है V, गति है वो V है, और जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र है B है, उसका जो क्रॉस होगा, उसका जो दिशा होगा वो नीचे की ओर होगा, अर्थात तल के लंबवत होगा, यही बल का दिशा होगा। ठीक ना, याद रखिएगा कि भी क्या होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ रहे और बल उसका जो अगर आवेश इधर पूरब की ओर गति कर रहा है, तो इस क्षेत्र में जो चुंबकीय बल लगेगा कहाँ लगेगा, नीचा की तरफ लगेगा। आप इसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक ना, तो भैया चौथा चैप्टर कंप्लीट मेरा हिंदी मीडियम में खत्म हुआ। अब इंग्लिश मीडियम की बारी है, तो इंग्लिश मीडियम को मैं समझा देता हूँ। जो भी भाई हिंदी मीडियम वाला है उसको समझ लीजिए अच्छा तरीका से, जिसमें समझने में कुछ डाउट हो तो हमको बताइएगा, और कैसा क्लास लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप। ठीक ना, चलिए इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, इंग्लिश मीडियम समझाते हैं यहाँ से बातें। एक मिनट हिंदी मीडियम समझा देते आप। देखिए हिंदी मीडियम समझाते आते हैं। चलिए क्या कहता है हिंदी इंग्लिश मीडियम में समझिए। इंग्लिश मीडियम क्या कहता है व्हाट इज लोरेंज बॉल्स, लोरेंज फोर्स क्या है, लोरेंज फोर्स क्या है समझ लीजिए, लोरेंज बॉल्स क्या है समझिए। लोरेंज बॉल किसे कहेंगे मेरे भाई, लोरेंज बॉल किसे कहेंगे भैया बताइए। देखिए लोरेंज बॉल्स वह एक ऐसा बॉल है, आप मान लीजिए आपका घर है, आप घर में कभी कभी कोई गलती कर देते हैं, तो आपके मम्मी पापा दोनों, आपके हम लोग का मम्मी पापा दोनों हम लोग को पीटते हैं, तो वही दोनों जो पीटा और दोनों के पिटाई का जोड़ दीजिए, तो वो जो आप पर जितना बल लगा दोनों की पिटाई का, वही आपका लोरेंज बॉल है। बस वही बात बराबर है, वही है, देख लीजिए समझ लीजिए। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में चार्ज गति कर रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी बल लगता है और मैग्नेटिक फोर्स का भी बल लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के योग को हम लोग क्या कहते हैं भैया, लोरेंज बॉल्स कहते हैं। देखिए उसी को लिखे हुए हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, जब एक चार्ज पार्टिकल मूविंग में घूमता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश घूमता है, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, तब इलेक्ट्रिक बल भी और मैग्नेटिक बल भी एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल पर लगता है, देन इट इज कॉल्ड लोरेंज बॉल्स। मैंने कहा कि जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और उससे तब हम उससे क्या कहते हैं, हम लोरेंज बॉल कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आप आइए आगे, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई एफ एल वगैरह डिनोट करते हैं। अब देखिए एफ ही कहने का अर्थ है इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगा, और एफ बी कहने का अर्थ है मैग्नेटिक फोर्स भी लगा। और चूंकि हम एक फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, हम अपना शॉर्ट नोट्स में पढ़ाए होंगे, ई बराबर एफ बटा क्यू पढ़े है कि ना, तो ई बराबर जब एफ बटा क्यू पढ़े तो एफ का वैल्यू निकालना है, तो ई क्यू गुना हो जाएगा, ई क्यू गुना हो जाएगा, तो वही ई क्यू लिखे हैं, और एफ बी का वैल्यू क्यू क्रॉस इंटू भी क्रॉस बी होता है, तो वो लिखे हैं। अब दोनों में से क्या कीजिए, क्यू को कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी इसमें से क्यू कॉमन, तो क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा ई, प्लस तो प्लस, एन का बचेगा भी क्रॉस बी, तो भी क्रॉस बी लिख दिए, तो होते गया लोरेंज बॉल्स का फोर्स का फॉर्मूला आ गया, एफ एल बराबर क्यू इंटू ई प्लस कॉस्ट का अंदर भी क्रॉस बी, ये भी क्रॉस है, सॉरी प्लस नहीं है मेरे भाई, सॉरी भी क्रॉस है, भी क्रॉस भी। क्लियर है, भी क्रॉस भी, ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। तो भाई सीधी बात में लोरेंज बॉल्स क्या है, तो लोरेंज बॉल्स भैया अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर गति करेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भैया लोरेंज बॉल कहते हैं। अगला
व्हाट इज़ संट? संट क्या है, इसके 2 प्रकार बताए, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। संट कुछ नहीं मेरे भाई, संट एक प्रकार का, जैसे समझ लीजिए ना, कभी कभी होता है ना कि आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए फ्यूज़ लगाए हैं, बॉयज़ लोग लगाए होंगे, गर्ल्स लोग तो नहीं लगाए होंगे। फ्यूज़ का नहीं करते क्योंकि उन लोगों को करंट से ज़्यादा डर लगता है इसलिए। जैसे होता है फ्यूज़ देखते हैं ना, इसमें 2 खूंटा रहता है, 2 खूंटा रहता है, यानी कि सॉरी स्विच देखते हैं उसमें, और उसमें क्या होता है, तार दोनों में जोड़ना रहता है, इस दोनों में तार जोड़ना रहता है, ताकि जिसके कारण क्या होता है, करंट का प्रवाह होता है। तार बहुत पतला जोड़ते हैं, पता क्यों? क्योंकि कभी भाई जब इसमें से करंट बहुत ज़्यादा गया है ना, तो आगे करंट ना पुग जाएगा। क्यों? क्योंकि तार टूट ही जाएगा, तो आगे टूट जाएगा तो हमारा आगे जो मोबाइल है, टीवी चल रहा है, जो भी चीज़ उपकरण मेरा है वो सब बच जाएगा, वो सब इफेक्टेड नहीं होगा, इसलिए तार पतला लगाते हैं। तो वही एक प्रकार का शंट भी एक प्रकार का तार है, जो हाई करंट से, जो गैल्वेनोमीटर में पैरेलल लगा रहता है और हाई करंट से उसको रक्षा करता है, वही लिखे हैं। शंट इज ए लो रेजिस्टेंस वायर, एक प्रकार का प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंस ही है, विच इज कनेक्टेड टू पैरेलल इनटू गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर एक उपकरण होता है, बताएंगे हम आगे। गैल्वेनोमीटर में पैरेलल जुड़ा रहता है, और गैल्वेनोमीटर टू आमीटर, आमीटर गैल्वेनोमीटर से आमीटर में यहाँ पर आमीटर छूट गया, यहाँ पर AWM में आमीटर गैल्वेनोमीटर से आमीटर में पैरेलल जुड़ा रहता है, और इट इज प्रोटेक्ट, ये रक्षा करता है हेवी करंट, उच्च करंट से, उच्च विद्युत धारा से, हाई करंट से क्या करता है, इन उपकरण को रक्षा करता है। समझ गए ना? जिस प्रकार फ्यूज क्या होता है, पतला लगाते हैं, क्योंकि भैया हम लोग को उपकरण में जब भी करंट उनमें से ज़्यादा गुजरे तो तार टूट जाए और आगे करंट ना जा पाए, आगे करंट नहीं जाएगा तो हमारा उपकरण बच जाएगा, इसी कारण से। अगला, अब इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कि इट इज़ प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर और आमीटर फ्रॉम हाई करंट। जो सही बात है कि गैल्वेनोमीटर और आमीटर को क्या कहता है, यहाँ पर आमीटर हम बताएंगे आमीटर क्या होता है। एक उपकरण होता है भैया, जिस प्रकार होता है ना कि क्या ना बोलते हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट, ऐसा मात्रक क्या है, चार्ज को किस चीज़ में मापते हैं, तो इधर मात्रक में ना मापते हैं, कूलम में। उसी प्रकार एक उपकरण भी आता है, तो उपकरण हम आगे बताएंगे, ये आपको क्या विद्युत धारा का मापने का आता है, हम आगे आपको बताएंगे, ठीक ना। चलिए, लेकिन अभी आपको केवल याद रखना है कि सॉरी एक मिनट, यह आमीटर और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हाई करंट से बचाता है। अगला, इट इज इंक्रीज द रेंज ऑफ आमीटर को रेंज को बढ़ा देता है। आमीटर को रेंज को बढ़ाने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए सोलर बैटरी से बॉल बारते हैं, सोलर वाला तो उतना ना बढ़ता रहता है, इन्वर्टर लगा देते तो उसको थोड़ा ज़्यादा करंट मिल जाता है, जिसके कारण बॉल में वोल्टेज आ जाता है, तो नहीं थे। ये अभी क्या होता है कि आमीटर के रेंज को बढ़ा देता है। आमीटर की रेंज करने को तो उसका शक्ति को बढ़ा देता है, उसके क्षेत्र उसको जितना काम करने की क्षमता उससे ज़्यादा बढ़ा देता है। अगला, इट इज कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। ये गैल्वेनोमीटर को किस में, आमीटर में बदलता है, याद रखिएगा। ये गैल्वेनोमीटर किस में, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लेकर आते हैं, नेक्स्ट समझाते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया ये वाला। अब आगे आप देखिए, आगे यहाँ पर आपको समझाते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर ये वाला, हाँ ये है, चलिए आ जाइए, आइए इसको समझिए। क्या देखिए क्या है, राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग चाचा का बायां हाथ का नियम क्या है, देखिए बताइए। देखिए हम लोग का हाथ है, उससे कुछ नहीं कर पाया। देखिए फ्लेमिंग चाचा अपना बायां हाथ का रूल बना दिया। नहीं अगर बायां हाथ रहता ना, नियम बनता हमको ना हम लोग को पढ़ना होता। देखिए वो बात नहीं, ऐसे मजाक कर दिया। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है भैया, समझिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, देखिए क्या कहता है, सबसे पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है ना, वो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वही बात लिखे है, मैग्नेटिक फोर्स की अभी पहले समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स फाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, दिशा को निकालते हैं। केने चुंबकीय बल लगता है उसके दिशा को निकालते हैं। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कहा लेफ्ट हैंड, आप बायां हाथ निकाल लीजिए और बायां हाथ के आप 3 गो उंगली को स्ट्रेच मिस यानी कि निकालिए, बाहर निकालिए। कौन कौन उंगली, इंडेक्स मिस हो गया आपको, तर्जनी वाला, तर्जनी कहने का अर्थ कौन, अंगूठा के बगल वाला, मिडल फिंगर जो उसके मध्यमा वाला बीच वाला उंगली है, और थंब, अंगूठा के बगल वाला और उसके जस्ट बगल वाला थंब। बायां हाथ के तीनों उंगली को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी कि परस्पर एक दूसरे को लंबवत आप सीधा कीजिए, खड़ा कीजिए,
और उसके बाद तब इसमें जो तर्जनी होगा ना, इसमें जो इंडेक्स फिंगर होगा, वही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इंडेक्स फिंगर। जो इंडेक्स फिंगर होगा वो आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा, और जो आपका बिचला वाला उंगली होगा वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज गिवन बाय मिडल फिंगर। जो बिचला उंगली होगा वो आवेश के गति को बताएगा, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज को बताएगा। तब जाकर जो थंब का दिशा होगा ना, थंब में जो अंगूठा का दिशा होगा वो प्रेजेंट करेगा कि किधर कारी बल लगेगा, उसके दिशा को बताएगा, यानी कि किधर कारी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके दिशा को बताएगा। समझ में आया कि ना? फ्लेमिंग चाचा ने कहा कि भैया आप बाएं हाथ के 3 उंगली निकाल लीजिए, एक इंडेक्स में तर्जनी वाला, अंगूठा और उसके जस्ट मध्यमा तीनों निकाल लीजिए। तीनों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखिए। इसमें जो जो अंगूठा के बगल वाला तर्जनी है, इंडेक्स अंग्रेजी में उसे बोलते हैं, वो क्या बताएगा? वो आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। और जो बिचला वाला है वो आपको आवेश का गति, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज के आवेश के गति को दिशा बताएगा। तब जाकर आपका अंगूठा का जो दिशा होगा ना, वो आपको बताएगा कि कितने कारी बल लगता है। ठीक है ना? ये फ्लेमिंग चाचा का कहना है, आपने नियम दिया था, वही बात है। चलिए उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं कि थंब है, यहाँ पर थंब है, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर करने करते बी करने करते मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर करने करते यानी कि जो भी करने करते वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तब जाकर अंगूठा जो होता है वो क्या बताता है? फोर्स को बताता है, मैग्नेटिक फोर्स को बताता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। अगला, व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ? बायोट-सावर्ट का नियम क्या है मेरे भाई? बायोट-सावर्ट का नियम पूछता है। बायोट-सावर्ट का नियम बड़ा आसान है। कहता है कि बायोट-सावर्ट का नियम इज यूज, इसका उपयोग किया जाता है डिटरमाइन में से निकालने के लिए द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ लीजिए क्या होता है। अगर कोई वायर है, वही वायर से करंट जा रहा है, तो इसके कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ मान लीजिए कोई डिस्टेंस है पी मान लेते हैं, इसके कुछ डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितना होगा, उसी को निकालने के लिए जिस फार्मूला का प्रयोग करता है, वही तो बायोट-सावर्ट का नियम का द्वारा दिया गया फार्मूला है। किसी तार से अगर करंट गुजर रहा है तो उसके कुछ दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, उसके निकालने के लिए जिस फार्मूला का प्रयोग करता है वो बायोट-सावर्ट के द्वारा दिया गया नियम है। बस वही है कि बायोट-सावर्ट लॉ इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है डिटरमाइन में से निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, और ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर कोई करंट, किसी वायर से करंट जा रहा है, उस केस में उसके कुछ दूरी पर कितना चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय क्षेत्र का ताकत कितना होगा, उसको निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, जिस फार्मूला का उसे हम लोग बायोट-सावर्ट का नियम कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर तार है, तार में से आई करंट जा रहा है, डी एल कहने करते तार का लंबाई है, यहाँ पर पी बिंदु है, यहाँ पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, इसके बीच का दूरी आर है, इसके बीच में थीटा डिग्री बन रहा है, तो उस केस में जो डी बी निकलेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बिंदु पर निकलेगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बटा में 4 पाई आर स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर निकलेगा। ठीक ना? क्लियर है? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर, एक प्रकार से ऑप्शन नोट पढ़े, वही प्रकार से म्यू नॉट भी, इसका भी वैल्यू अलग होता है। ठीक ना? चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर समझ में आ गया, यहाँ तक ले। अब आते हैं भैया, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आते थे सरकार में एक रोड आते, चलिए क्या कहता समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन क्या है? स्टेट इट्स टू लिमिटेशन, इसका जो दो परिसीमाएं बताए, लिमिटेशन बताए। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, अपना देहाती भाषा में समझ लीजिए। एक मिनट जस्ट सोच। साइक्लोट्रॉन क्या है भैया? साइक्लोट्रॉन होता क्या है? जैसे अभी कभी मान लीजिए जैसे एक मिनट यहाँ पर इसको थोड़ा समझाते हैं अच्छा तरीका से। एक मिनट बुझाइए, एक मिनट इसको। हाँ, साइक्लोट्रॉन है क्या साइक्लोट्रॉन क्या है भैया बताइए हमको। चलिए देखिए, साइक्लोट्रॉन आप मान लीजिए लड़का लोग है, जो ब्रदर लोग है पॉजिटिव मान के चलिए, और लड़की लोग है जो निगेटिव मान के चलिए। क्लियर है? देखिए क्या होता है कि जो भी ब्रदर्स लोग होते हैं, बॉयज़ लोग होते हैं, उसको थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिक्कत होता है, जिम्मेवारी होता है, लेकिन गर्ल्स लोग पर उतना नहीं होता है लेकिन उतना नहीं होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी हम लोग पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो लड़की लोग नहीं डिमोटिवेट होता है, उन लोगों को उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता ही नहीं है। बॉयज लोग जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या होता है फटाक से यूट्यूब पर जाते हैं, वीडियो देखते हैं कि एक रात में पढ़ के कितना टॉपर बने, पढ़ाई कैसे शुरू करें, एक महीना में कैसे पढ़ के टॉपर बने। आप मोटिवेशनल वीडियो देखने जाते हैं, और आप जो मोटिवेशनल वीडियो देखकर एकदम फड़फड़ा कर पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपका जो वो मोटिवेशनल वीडियो वाला जो आपका मोटिवेशनल जिसका वीडियो देख कर आप फड़फड़ा कर शुरू किए, जो आपको मोटिवेट किया, वही साइक्लोट्रॉन है। बस हो गया।
अर्थात आप जो लड़का लोग हैं, बॉयज़ लोग हैं, उसको जब डिमोटिवेट होता है, आपको भाई उत्तेजित किया, कोई आदमी एकदम आपको मोटिवेट कर दिया, उत्तेजना में ला दिया, मोटिवेट करके कि भैया आपको पढ़ना है, एकदम आपकी जिम्मेवारी है, पढ़ना है। तो उस व्यक्ति, जो वो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका साइक्लोट्रॉन कहलाएगा। वही बात है, कहने करते आप लड़का लोग कहने करते पॉजिटिव। इट इज़ एक डिवाइस, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक्सेलरेट द पॉजिटिव पार्टिकल और आयन, जो पॉजिटिव आवेश या आयन को हाई काइनेटिक एनर्जी, उच्च गतिज ऊर्जा में एकदम मोटिवेट कर देता है, त्वरित कर देता है। यानी कि जो साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को, आयन को क्या करता है, उच्च गतिज ऊर्जा में एकदम काम, जैसे मान लीजिए ना, एकदम कोई होता है ना मॉरल टाइप के, एकदम थोड़ा थाकल उकल रहता है, काम करने का मन नहीं करता रहता है, ओकरो एकदम मोटिवेट कर दिया, काम करने में एकदम फुरफुरा के उठ जाता है। बिहारी लोग क्या होता है, मान लीजिए एक जुम खैनी लगाएगा, उसके बाद खाएगा तो बड़का से बड़का बिल्डिंग ढा देगा। वो नहीं तो होता है कि भाई उसके लिए खैनी साइक्लोट्रॉन हो गया, वो सीधा एकदम काम आवेश में ला दिया। वो नहीं तो समझ लीजिए आप, एक तरह से आपको अपना भाषा में समझा रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको एकदम मोटिवेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है, उसको त्वरित करेगा, जो यानी कि जो काम करने के लिए एकदम उत्तेजित कर देगा, त्वरित कर देगा, उसे हम लोग साइक्लोट्रॉन कहेंगे। यानी कि अर्थात साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो किसी पॉजिटिव पार्टिकल को उच्च गतिज ऊर्जा में एक्सेलरेट कर देता है, त्वरित कर देता है, ठीक ना। तो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है टू एक्सेलरेट, त्वरित करने के लिए पॉजिटिव पार्टिकल आयन टू हाई काइनेटिक एनर्जी, उच्च गतिज ऊर्जा में ओकरा काम फटाफट करे, ओकरा लागी जो त्वरित करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। इसका दूगो परिसीमा क्या है, इसका परिसीमा यही है कि यह निगेटिव पर काम नहीं करेगा, यह पॉजिटिव पर काम करेगा। इट इज एक्सेलरेट ओनली हेवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, हीलियम, ड्यूट्रियम, जैसे कि ड्यूट्रॉन। यानी कि याद रखिएगा, यह केवल पॉजिटिव जो होगा ना, भारी पॉजिटिव चार्ज, उसी को क्या करेगा, भारी पॉजिटिव चार्ज करने का थकल मकल वाला, जो आदमी मोटका रहता है ओकरे काम करने में मन न लगता रहता है ना, पतला आदमी के तो उतना न रहता दिक्कत, तो वही है। तो जो हेवी पॉजिटिव चार्ज है उसको केवल एक्सेलरेट करता है। यह अनचार्ज, जो अनचार्ज में जे पर कोई चार्जे ना है, जरा कोई लेवे देवे के मतलब है ना है, जरा कोई जिम्मेवारी के मतलब है ना, वो कति मोटिवेट होगा, वो भाई अपना जिसको जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिक्कत हो ना, अपना मोटिवेट होगा या कोई काम करेगा। वही बात है कि यह जो अनचार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट नहीं करता है। अच्छा, इट इज़ नॉट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी मच, कहने करती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है। सबसे पहला कारण क्यों नहीं करता भैया, इलेक्ट्रॉन तो एक निगेटिव होता है, तो निगेटिव पे करेगा ना, पहला कारण। दूसरा का उसका मास बहुत कम होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। समझ में आ गया ना, वही है। चलिए अगला, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बताइए। देखिए बड़ा आसान है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। What is Ampere circular law? The line integral of the magnetic field around the closed path of the loop is equal to the mu naught times of the total passing current in the closed path of the loop। बड़ा आसान है, इसको परिभाषा पे याद रखिए कि जो है ना, किसी भी क्लोज लूप है, कोई भी क्लोज लूप है, कोई भी क्लोज आकृति है, उसमें उसके कोई भी क्लोज आकृति है, उस केस में उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, और तो वो जो होगा ना, उसमें जो करंट गुजर रहा है उसका और म्यू नॉट टाइम का गुना का बराबर होगा। वही कहा है कि देख लीजिए कि क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। द लाइन इंटीग्रल समाकलन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और डीएल में उसका जो डिस्टेंस होगा उसके दोनों का गुणन कर दीजिए, और उसमें जो करंट गुजर रहा है उसका और म्यू नॉट आई का गुना कर दीजिए, उसके बराबर होगा, ठीक है। यही एम्पियर की बार का VVI बन रहा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज लूप ऑफ द पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द पासिंग करंट, जो भी करंट उसका गुजर रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स का गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला, कितना हुआ भैया, ये 36 आते हैं। बड़ा आसान है, 36 कुछ नहीं कि भैया बायोट सबट लॉ के वेक्टर फॉर्म बताइए। तो भाई कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट पढ़ के आए, बायोट वेक्टर बताना है तो म्यू नॉट आई कर दीजिए और DLR को गुना कर दीजिए, नीचे में RQ कर दीजिए। देखिए जब स्केलर था तो उसमें R² है, जस्ट पीछे में पढ़े, और जब वेक्टर करना है तो केवल नीचे क्यू की है। कैसे कूलम्स का वेक्टर फॉर्म में पढ़ाए आपको शॉर्ट नोट्स में, उसी प्रकार, ठीक ना। चलिए भैया अगला, नेक्स्ट हम क्लास देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्लास देखते हैं। अगला 36 क्वेश्चन हो गया ना, अब 2 क्वेश्चन और होगा, इसको समझ लेते हैं। समझ में आ गया भैया, आपको जो भी क्लास आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। देखिए एक चीज़ अब यहाँ पर, हाँ समझिए, कुछ बात ऐसा है मेरे भाई जो आपको टीचर लोग भी नहीं बताया होगा, आपको कुछ बात याद ही रखना पड़ेगा। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन लास्ट में लिखे हैं, हमारे भी टीचर नहीं पढ़ाए भाई, हम खुद नहीं पढ़े हैं इन सारी चीज़ों को। कुछ ऐसा है जो क्वेश्चन बैंक पूछा भी है तो हम भी याद रखें, आपको भी याद रखना पड़ेगा, तो ये कुछ याद रखना पड़ेगा। क्या कहता है वो सब समझा देते हैं क्या कहता है। चलिए अगला क्या कहता है, ये क्वेश्चन, ये 2 कुछ आप याद रखिएगा। नीचे का क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ऊपर का क्वेश्चन आप थोड़ा याद रखिएगा इसको। चलिए
कोई नहीं, आप कहीं नहीं मिलेगा भाई, आपका टीचर की कॉपी के नोट्स में भी नहीं मिलेगा, हमको पता है भैया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए क्या कहता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। किसी भी गैल्वेनोमीटर, किसी भी घूमता हुआ गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या महत्व है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज द पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल। कॉइल का क्या होता है, सरफेस लगा रहता है। 10 इस प्रकार डिफ्लेक्शन कॉइल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस प्रकार जो कि डिफ्लेक्शन कॉइल होता है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन दिस वे, इस तरीका से वी कैन यूज रेडियल यूनिट ऑफ द ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन एंड करंट। इस प्रकार से हम लोग करंट का और करंट का डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालते हैं। आपको भैया कुछ नहीं, इसको केवल याद ही रखना पड़ेगा, हम खुद इसको याद रखे हैं। इसमें क्या मेनली स्टेप कभी ना, हमको लग रहा है एनसीईआरटी के बहुत, एनसीईआरटी में भी होगा कि नहीं होगा अंदर से, जिस प्रकार कैसे बायोलॉजी में कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है उसी प्रकार के। तो 1-2 क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी चलिए आगे बताते हैं। आगे क्या देखिए क्या कहता है, इन्हें वर्टिकली अपवर्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि कोई मान लीजिए कोई ऐसा है जिसमें ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ईस्टवर्ड कहने का अर्थ है पश्चिम की तरफ। एक पॉजिटिव चार्ज को पश्चिम की तरफ बिगा जाता है, सॉरी पूरब की तरफ, ईस्ट मीन्स पूरब की तरफ। तो देखिए नक्शा में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूरब होता है। तो इधर बिग रहा है, इधर पॉजिटिव आवेश का, चार्ज का आवेश का इधर का दिशा है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द पार्टिकल। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स का दिशा किधर होगा। तो बड़ा आसान है, ये तो आसान है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसको हम समझाते हैं, ज़रा आसान है। कैसे भैया, ये ऊपर की तरफ बी जब ऊपर की तरफ है, इधर का पूरब की तरफ जब चार्ज का गति है, तो भैया जो अगर आप इसमें अगर आप राइट हैंड थंब दायां हाथ के अंगूठा के नियम को प्रयोग कीजिएगा ना, तो जो कंपोनेंट, जो V क्रॉस B का कंपोनेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि डाउनवर्ड आएगा। और इसीलिए दिशा, जो फोर्स का दिशा भी होगा डाउनवर्ड होगा। वही लिखे हुए, ठीक ना, वही लिखे हैं। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल द कंपोनेंट ऑफ द V क्रॉस B इज अलोंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज डाउनवर्ड, यानी कि जो बल का दिशा होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक ना। इन 2 क्वेश्चन का आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। बाकी हमने पूरा चैप्टर समझा दिया है। अभी कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।